नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। भारत ने लिया पहलगांव का बदला। पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। हमले को ऑपरेशन सिंदूर दिया गया नाम। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी। हमले में लश्कर के संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। आतंकियों से पाकिस्तानी कनेक्शन। हमले से बौखलाया पाकिस्तान। एलओसी पर भारी गोलीबारी। भारतीय सेना ने दिया माकूल जवाब। एयर स्ट्राइक पर सीएम धामी का पोस्ट लिखा। आतंकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद, सीएम धामी ने लिखा। पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बीच मॉक ड्रिल की तैयारी जारी। 244 जिलों में किया जाएगा अभ्यास। बजेगा सायरन। शाम 7 बजे ब्लैकआउट। और अब खबरें विस्तार से। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर रात 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ये तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला हुआ। पहलगांव हमले का लिया गया बदला। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक हुई है। बहावलपुर के 2 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। मुरीदके, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिम्बर, चक, अमरू और सियालकोट में आतंकी ठिकानों को बनाया गया निशाना। पाकिस्तानी सेना के किसी भी ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। केवल आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जहां उन्होंने लिखा कि आतंकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद। बदला भारत ने एयर स्ट्राइक कर ले लिया है। रात 1:30 बजे भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, जहां पर 24 मिसाइलें दागी गईं और 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। वहीं जैसे ही सूचना प्राप्त हुई भारत के लोगों को, तो काफी उत्साह में जनता दिखी। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया, जहां उन्होंने लिखा कि आतंकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर। जय हिंद। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, जहां पर निर्दोष 27 पर्यटकों को 4 आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से सुलभ हो, इसके लिए यात्रा मार्ग मुख्य पड़ावों चार धामों की स्थायी और अस्थायी चिकित्सा इकाइयों में 567 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। प्रभारी महानिदेशक सुनीता टमचा ने बताया कि इस बार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में 49 स्थायी सहित 20 अस्थायी चिकित्सा इकाइयों पर रोटेशन के आधार पर डॉक्टरों को तैनात किया गया। इसके साथ 50 स्क्रीनिंग पॉइंट डॉक्टर्स वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में आ रहे तीर्थ यात्रियों की यात्रा सुरक्षित बनाना स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है, जिसके तहत समस्त व्यवस्था की गई है। देखिए, ऐसा है, चार धाम यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है चारों धामों में, और हमारी चिकित्सा इकाइयाँ जो है, हमने जो हमारी 49 चिकित्सा इकाइयाँ परमानेंट हैं, और हमारी जो 20 जो है हमारे वो हैं MRPs हैं, और 50 हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट्स हैं जो कि हमने इस बार बढ़ा रखे हैं, 57 कर दिए हैं। और साथ ही हमारे जो है डॉक्टर्स हमने सब जगह तैनात कर दिए हैं, MRPs में भी और परमानेंट में भी। और साथ ही हमारी ट्रेनिंग भी डॉक्टर्स की हो चुकी है और पैरामेडिकल्स की भी हो चुकी है, कुछ लोगों के भी जिलों में चल रही है। और रिगार्डिंग जो हमारे जैसे स्वास्थ्य मित्र हैं, वो भी वॉलंटियर्स जैसे रेड क्रॉस द्वारा जो हमको मिलते हैं, तो वो भी हमारे चारों धामों में तैनात हैं। और इस तरह से हमने जो है पूरी अपनी चिकित्सा इकाइयों को दवाइयाँ हैं प्लस हमारे जो भी स्टाफ हैं, ये हम लोगों ने पूरे डेप्यूट कर दिए। वहीं नैनीताल में समुदाय विशेष के व्यक्तियों के द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ किए गए दुराचार की घटना पर हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक सुमित भट्ट के नेतृत्व में हिंदुवादी संगठनों, व्यापारी और युवाओं ने आक्रोश जताकर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान SDM के माध्यम से CM को ज्ञापन भेजा गया। मामले में स्टेशन के वीर कालू सिंह चौराहे पर सभा आयोजित कर नैनीताल और पहलगांव घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए पहलगांव हमले में मारे गए लोगों के लिए मौन रखा गया। इस दौरान कैप्टन रघुवीर ने हिंदुओं से जागने की अपील की। कहा, ऐसे मौके पर सभी लोगों को आगे निकलकर सामने आना चाहिए। जिस प्रकार पहलगाम की घटना हुई, नैनीताल की घटना हुई, सितारगंज की घटना हुई, उस घटना को लेकर सारे हिंदूवादी संगठनों में सारे हिंदुओं की आत्मा बहुत झकझोर गई है। उस घटना को लेते हुए आज सभी संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसके माध्यम से जो हमारी मांगे थी वो माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से हमने आगे बढ़ाने का प्रयास करा है और सभी लोगों का इसमें हमें सहयोग मिला है। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आक्रोश जताया गया, बहुत अच्छी बात है कि कुछ जागरूक विभागों के द्वारा यहाँ पर उपस्थिति दे करके आक्रोश जताया गया, साथ ही श्रद्धांजलि भी दी गई। मैं सबसे पहले तो लक्ष्मण जी, मैं सबसे पहले नाराज हूँ जो हमारे यहाँ व्यापार मंडल के अंदर जो व्यापारी हैं और जो यहाँ पर की स्ट्रेंथ जो रहती है, उनसे अगर आक्रोश निकालना था तो सभी को एकत्र होना चाहिए था और ऐसे स्थल पे एकत्र होना चाहिए जिसकी आवाज़ जो है दिल्ली तक पहुँचे, और उसी दिल्ली की आवाज़ को हम पाकिस्तान तक पहुँचा सकते थे, उसी से हम आक्रोश ले सकते थे, उसी से हम बदला ले सकते थे। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की जनता से आह्वान करूंगा कि अगर इस प्रकार के कार्यक्रमों को आप लोग रखते हैं तो बढ़ चढ़ के आप लोग 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए दुकान बंद करके यहाँ पर अगर चौक के अंदर अगर आप लोग आक्रोश देते तो यह आपकी मांग कल ही पूरी हो जाती है। फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वहीं भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर भारत ने देर रात 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ये तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और POK के 5 ठिकानों को टारगेट किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेटों की पहचान की, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। SN पंत, देखिए, पहलगांव आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद से ही देश की जनता में आक्रोश देखा जा रहा था। लगातार जनता अपील कर रही थी कि उन्हें न्याय चाहिए, आतंकियों पर हमला होना चाहिए। बराबर जनता मांग उठा रही थी, कहीं प्रदर्शन हो रहे थे, कहीं कैंडल मार्च हो रहे थे, और प्रधानमंत्री की तरफ एक आश्वस्त
नजरों से और जनता देख रही थी, कहीं ना कहीं विश्वास था कि प्रधानमंत्री इस पर एक्शन लेंगे और उन्होंने यहां पर लिया। 1:30 बजे एयर स्ट्राइक हुई, 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। क्या कुछ अपडेट है वहां, कैसा असर इसका दिख रहा है? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, भारत की ओर से जो कार्रवाई की गई है हर ओर उसकी सराहना हो रही है। और क्योंकि उत्तराखंड फौजी बाहुल्य प्रदेश है और ऐसे में आज यहाँ मॉक ड्रिल भी होनी है, तो यही सबसे पहले एक स्ट्रेटेजिक जीत भारत की तरफ से जरूर रही है। और यही युद्ध का एक सबसे बड़ा हथियार भी होता है कि आप अपने दुश्मन को उलझाए रखें। यानी पूरा संदेश ये था कि हम मॉक ड्रिल आज करने वाले हैं। हालांकि हम मॉक ड्रिल करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन हमारा खामोश था, उसका एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने कोई काम नहीं किया। और हमारी सेनाओं ने अपना पराक्रम दिखाते हुए 9 टारगेटों को चूज किया, जिन 9 टारगेटों के साथ ही साथ जो 21 जो आतंकवादियों के कैंप थे, जहां से आतंकवादी पैदा होते हैं, यूं कहे कि ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, और उसके बाद वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर के यहाँ कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचाने का काम करते थे। और प्रधानमंत्री का वो बयान कि मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को भी और उनको तैयार करने वालों को भी, यानी उनके साजिशकर्ताओं को भी, तो ये उसी की बड़ी कार्रवाई थी। और उत्तराखंड के जितने भी रिटायर्ड सैन्य अफसर हैं, जवान हैं और उत्तराखंड की जनता है, वो लगातार अपनी थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों पर गर्व कर रही है और ये कह रही है कि ये अभी ट्रेलर है। अगर पाकिस्तान गलती करता है, रिटेलिएट करता है, पाकिस्तान अगर बदला लेने की कोशिश करता है, फिर से एक बार मुंह की खाने के लिए तैयार रहेगा और इस बार पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ उत्तराखंड की जनता सरकार के साथ है, अपनी सेनाओं के साथ है। और जो कार्रवाई 15 दिन के अंदर भारत सरकार ने करके दिखाई है, उसका सबसे बड़ा असर यही है कि आज हर जगह भारत की सेनाओं का पराक्रम एक बार देखने को मिल रहा है। और जो कहा था वो करके दिखाया है, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी, मिलिट्री एक्शन पर भी, और पब्लिक का पूरा सपोर्ट इस समय हमारे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे, पक्ष हो, विपक्ष हो, जाति हो, समुदाय हो, सब नेशन के साथ है। यानी राष्ट्र प्रथम की मंगल कामना के साथ इतनी बड़ी कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमारी सेनाओं का मनोबल 7वें आसमान पर है। GSN पंत, यहाँ पर राष्ट्र प्रथम की भावना और साथ ही भारत की एकता भी ऐसे मौकों पर ही सामने निकल कर आती है कि सभी देशवासी जो हैं वो इस वक्त एक हैं, इस चुनौतीपूर्ण माहौल में एकता दिखा रहे हैं। वहीं तीनों सेनाओं का जबरदस्त कार्य ये रहा है जहां पर तीनों सेनाओं ने मिलकर के ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। उत्तराखंड में किस तरह का माहौल है, क्योंकि देखिए 22 अप्रैल के बाद वहां पर भी लगातार कैंडल मार्च निकाले जा रहे थे, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, आज मॉक ड्रिल भी होना है, उसकी क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल श्वेता, मॉक ड्रिल की तमाम तैयारियां हैं। आज जो 5 स्थान हम कल से चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या इंटर कॉलेज को लिया गया है, साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके को लिया गया है, जिसमें होमगार्ड्स के जवान हैं, NCC है, NSS है, इसके अलावा SDRF है, NDRF की टुकड़ियां हैं, सिविल डिफेंस है, और साथ ही साथ जो उत्तराखंड के जो विधायक और मंत्री हैं वो भी उस ड्रिल का हिस्सा बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि सिविल डिफेंस के साथ वो भी इस कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और इसी तरीके से अपनी पूरी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई 1:05 को रात को हुई है, 25 मिनट तक जो कार्रवाई भारत ने पाकिस्तान के ऊपर की है, उस कार्रवाई का असर पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। और आज चारों तरफ हर कोई यही चाहता है कि ऐसी ही कार्रवाई अगर दोबारा पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो पाकिस्तान को नक्शे से खत्म करना होगा। पीओके के पास जो अपना कश्मीर है उसको हमें वापस लेना होगा। और ये सबसे अच्छा मौका है कि हमने उसको डिप्लोमेटिकली भी पूरा आइसोलेशन में डाल दिया है और मिलिट्री एक्शन के जरिए उसको ये बता दिया है कि हम अलग अलग ठिकानों को अगर चूज कर सकते हैं तो उनके बेस कैंप और आर्मी के बेस कैंप को भी चयन कर सकते हैं। यानी अब वो दिन दूर नहीं है जब आतंकवादी की पनाह देने वाले या आतंकवादियों को भेजने वालों को एक बार ये खौफ उनके मन में खौफजदा हो जाएगा कि अगर आप इस तरीके से सोचेंगे या रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान इससे बड़ी कार्रवाई करेगा। ये वर्ल्ड को देने का एक संदेश है कि हमने किसी निर्दोष नागरिकों को नहीं मारा है, बल्कि आतंकवादियों के ठिकानों को जहां पर ट्रेनिंग कैंप चलाए जाते हैं उनको टारगेट किया है और उन्हीं का खात्मा करने के लिए हमने ये कोशिश की है। ये वर्ल्ड को एक संदेश दिया गया हमारी सेना की तरफ से। आपने देखा होगा कि हमारे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया और उसके बाद हमारी जो महिला विंग कमांडर हैं व्योमिका सिंह, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। साथ ही साथ जो कर्नल
कुरैशी हैं, सोफिया कुरैशी, उन्होंने इस पूरी कमांड को पब्लिक तक या मीडिया के जरिए समझाने का प्रयास किया है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला ये एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। और अभी भले ही पाकिस्तान की तरफ से जो खबर निकलकर सामने आ रही कि इनके 26 जो आतंकवादी थे वो उसमें मारे गए हैं, लेकिन ये बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान छुपाएगा, छुपाने की कोशिश करेगा और इसमें तकरीबन 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं रामनगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के 2 शातिर बदमाशों को 315 बोर के अवैध तमंचे कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों बदमाश रामनगर में एक युवक की हत्या करने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मोहम्मद यूनिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने टेड़ा गांव को जाने वाली रोड बाइक सवार दोनों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए। कल रात को हमारे नाइट अधिकारी गश्त पे थे तो सूचना प्राप्त हुई कि टेड़ा गांव के आसपास कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। इस पर तलाशी ली गई तो एक बाइक पर 2 लड़के जो जिला बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, तलाशी में उनके पास से 2 अवैध तमंचे प्राप्त हुए हैं। उनको गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है और माननीय न्यायालय प्रेस किया गया है। सर, बताया जा रहा है रामनगर में किसी को मर्डर करने के लिए भी आए थे। देखिए, अभी पूछताछ में ऐसा पुट तो नहीं मिला है, बाकी हमारी जांच जारी है, उसके संबंध में पूछ रहे हैं उनसे। देहरादून नगर निगम नमस्ते योजना से साफ सफाई करने वाले कर्मचारी और रेड पिकर्स को जोड़ने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने 2022 भारत के गरीब और साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों के लिए नमस्ते भारत योजना के नाम से एक मुहिम शुरू की थी। इस कल्याणकारी योजना का उद्देश्य था कि सफाई कर्मचारियों को खतरे से बाहर लाया जाए और गटर या सीवर साफ करते हुए जो मजदूरों की मौतें होती हैं उन्हें कम किया जाने के लिए यह कदम उठाया था, जिससे राजधानी के सफाई कर्मी और कचरे बीनने वाले लोगों को जोड़ते हुए देहरादून नगर निगम उनके जीवन को सुधारने का काम करेगा, जिसके लिए पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं। देखिए, वर्ष 2022-23 में भारत सरकार और शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से नमस्ते स्कीम की योजना लागू की गई थी, जिसमें सबसे पहले फेज में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अनुसार जो कार्मिक जो काम कर रहे हैं सेप्टिक मैनेजमेंट के अंदर, तो उनको हम पहले उनके द्वारा 69 हम लोगों का हमने नगर निगम द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उसके तत्पश्चात उनके द्वारा उनका फिर कराने के बाद उनको पीपी किट और किस तरीके से कार्य किया जाना है धरातल पे, उसकी ट्रेनिंग दी गई है। प्रोफाइलिंग के बाद इनको हमने भारत सरकार के जो पोर्टल है उनको पे अपलोड किया गया, उनके आयुष्मान कार्ड और जो आगामी जो उनके लिए लाभ वाले जो स्कीम है उनमें उनको जोड़ा गया है। देहरादून में युवती ने अपने प्रेमी के सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। मामला रायपुर थाने का है। युवती अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। दोनों की जल्द ही सगाई होने वाली थी। शादी की तारीख भी फाइनल हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही युवती ने अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। एसएसपी ने बताया कि युवती ने बीती 26 अप्रैल शाम को अपने प्रेमी को चाकू मारकर घायल कर दिया था। प्रेमी को देहरादून के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 27 अप्रैल को उपचार के दौरान प्रेमी की मौत हो गई थी। वहीं मृतक युवक के पिता इस मामले में पुलिस को तहरीर देने पहुंचे, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। युवक के पिता ने अपनी शिकायत में बताया कि उनका 27 साल के बेटा अजय रावत का राधिका से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों बीते 1 साल से देहरादून के ही नेहरू ग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अक्टूबर में दोनों की शादी होनी थी। आरोप है कि 26 अप्रैल शाम को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इसी दौरान राधिका ने सब्जी काटने वाले चाकू अपनी प्रेमी अजय के सीने में गाड़ दिया, जिससे अजय गंभीर रूप से घायल हो गया।
देखिए ये प्रकरण नॉलेज में आया था जब एक व्यक्ति की सूचना प्राप्त हुई कि इसको इंजरी लगी है छाती में नुकीली चीज से, चाकू से, और जब उसको यहाँ पर हॉस्पिटल लाया गया तो बाद में उनकी डेथ होने के बाद परिजन भी आए थे और समस्त प्रकरण उस समय पता चला कि ये जो युवक और युवती हैं ये साथ में रह रहे थे वहाँ पर, और इनके बीच में जब अपने परिवार वालों से भी बात हुई तो इनकी सगाई की डेट भी नेक्स्ट मंथ फिक्स हो गई थी और शादी करने के लिए भी आगे की डेट निकाली गई थी। लेकिन कुछ पारिवारिक जो साथ रहने के दौरान कुछ विवाद ऐसे होते हैं, उस झगड़े में जो है इस तरह से उसके ऐसे संवेदनशील पार्ट पर हार्ट के पास चाकू का इंजरी लगी थी और उसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। चूंकि परिजनों द्वारा उस समय कोई ऐसी तहरीर नहीं दी गई थी, बाद में परिजनों द्वारा इसमें ये आरोप लगाते हुए कि जो महिला साथ में थी उसके द्वारा ही चाकू से वार करके हत्या की गई, तो गैर इरादतन हत्या का जो है केस इसमें जो की तहरीर थी उस पर दर्ज कर लिया गया। बाकी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।